नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जो अभी आगामी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 57 वीडियो की जो सीरीज चल रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए ये 30वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 29 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्नों को शामिल किया गया होता है वो आपके सिलेबस के अनुसार है। साथ ही साथ सभी प्रश्नों को गहन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए और जो है याद रखने में भी सहूलियत हो। तो दोस्तों, ये वीडियो किनके लिए आवश्यक है? जिनको CHSL का एग्जाम देना है जो कल से स्टार्ट हो रही है, CGL का मेंस की तैयारी कर रहे हैं, MTS का एग्जाम देना है, इन सभी के लिए जो है रामबाण साबित होगी ये सीरीज। तो ये सीरीज का अगर आपने 57 वीडियो को अटेंड करा और साथ ही PDF के साथ रिवीजन करा तो मुझे नहीं लगता कि आपकी GK GS कमजोर रह पाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस PDF ये वाली जो सीरीज है, इनके अगर आपको PDF भी चाहिए हो तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, PDF के रिगार्ड में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रमुख खिलाड़ी, अभिनेत्री तथा उनसे संबंधित पुस्तकों बुक्स का जो है मिलान करें। मैच द फ्लोइंग लीडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एक्ट्रेस एंड देयर रिलेटेड बुक्स। आपको सीधा सीधा मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिखा हूं मैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप तो मैं नहीं पढ़ाता। तो साइना नेहवाल, ये प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल की जो पुस्तक है ये प्लेइंग टू विन है। साइना नेहवाल क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है और ओलंपिक के अंदर प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने बैडमिंटन के अंदर कोई पदक जीत करके लाई। विश्वनाथ आनंद साहब, ये माइंड मास्टर इनके प्रमुख पुस्तक हैं। विश्वनाथ आनंद साहब क्या खेलते हैं भाई? चेस खेलते हैं, चेस। और ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं। साथ ही साथ विश्वनाथ आनंद साहब को ही भारत का प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था 1992 में, लेकिन उस समय उस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। सानिया मिर्जा, ये क्या खेलती हैं? टेनिस। इनके जो पुस्तक का नाम है एस अगेंस्ट ओड्स, है ना। प्रियंका चोपड़ा, ये क्या करती है? मैं नहीं बताऊंगा, है ना। तो ये अनफिनिश्ड इनके पुस्तक का नाम है और इनकी भी शादी विदेशी से और सानिया मिर्जा की भी शादी विदेशी से ही हुआ है। ठीक है, इनके अलावा भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बना था? विश्वनाथ आनंद साहब बता ही दिए। अगर महिला प्रथम ग्रैंड मास्टर आपसे पूछा जाता है तो आप बताओगे S विजया लक्ष्मी। S विजया लक्ष्मी जो है ये भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर हैं, है ना। और पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद साहब हैं। ग्रैंड मास्टर किसे कहते हैं भाई? चेस से रिलेटेड होते हैं खिलाड़ी, है ना। चेस में कितने घर होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो चेस में इस प्रकार से, है ना, आपका वर्ग वाला 64 वर्ग होते हैं, यानी 64 खाना होता है, 64 घर होता है, जो भी कहिए, जो 2 कलर में होते हैं, 2 कलर में होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, मैंने बताया कब? तो 1992 में। चूंकि 1991 में ही स्टार्ट हो गया था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इन हैंड जो प्राप्त हुआ ये 1992 में प्राप्त हुआ। तो जब भी ऑप्शन इसके क्वेश्चन के रहेंगे तो 91 से 92 इसी प्रकार से ऑप्शन रहेंगे दादा। इनके अलावा साइना नेहवाल बैडमिंटन के अंदर ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी, ये तो बता ही दिए। इसके अलावा अगला प्रश्न है, किस शातिर नर्तक को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित करा गया, है ना। व्हिच शातिर डांसर वाज अवार्डेड द पद्म श्री इन 2022? तो भाई इनका नाम है आर मुथु कात्रमल। क्या नाम है? आर मुथु कात्रमल। ये जो है शातिर नृत्य से संबंधित है। भाई शातिर आप पहली बार सुने होंगे शायद। तो शातिर न भरतनाट्यम को ही कहा जाता है। इनको पहले शातिर अट्टम कहा जाता था, बाद में इनका नाम जो है भरतनाट्यम पड़ गया, जो तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2022 में भरतनाट्यम के लिए किसे पद्मश्री दिया गया? तो भाई आर मुथु कात्रमल को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भरतनाट्यम को पूर्व में शातिर अट्टम कहा जाता था, ये बात मैंने अभी आपको बताया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिनकी उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। नाट्य शास्त्र एक बुक का नाम है
और भरत मुनि एक राइटर के नाम है, ठीक है, ये इनके लेखक है नाट्य शास्त्र के। देखिए नाट्य की मतलब जो क्लासिकल डांस है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ ओवरऑल, तो भी नाट्य शास्त्र ही बताना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भारत के नृत्य, आधुनिक भारत के नृत्य के आधुनिक नृत्य के जन्मदाता किसे कहते हैं, जो मॉडर्न वाला डांस है, तो आपको उदय शंकर बताना है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी ध्यान रखें, एग्जाम में आ जाती है ना। इनके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, नर्तकी नटराज, ये सभी के सभी आपके भरतनाट्यम से जुड़ी हुई कैरेक्टर हैं। इनमें क्या है, जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सोनल मानसिंह ओडिसी से भी संबंधित है, यहाँ स्टार लगा के मैं लिख ही दिया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नर्तकी नटराज के बारे में क्या एक्स्ट्रा है, ये ट्रांसजेंडर महिला है न, ट्रांसजेंडर तो आप समझते ही होंगे, है ना। तो ये ट्रांसजेंडर महिला अपने प्रकार की जो प्रथम बार पद्म अवार्ड पाई, प्रथम पद्म श्री अवार्ड पाई, ट्रांसजेंडर महिला होने के बावजूद किस क्षेत्र में, क्लासिकल डांस के क्षेत्र में। और एक आपका मंजमा जोगत्ती है, मंजमा जोगत्ती जो है वो भी जुड़ी हुई है इन्हीं से, लेकिन वो बॉलीवुड में भी काम करती है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है थोड़ा बहुत, है ना। तो अगर आपसे सबसे पहले पूछे कि कौन से नर्तकी को जो है आपका क्लासिकल डांस के लिए दिया गया पद्मश्री, तो आप जो है नर्तकी नटराज को टिक करिएगा, जो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं। अच्छा, भरतनाट्यम के जो 4 मेन फॉर्म होते हैं तो मैं बता ही चुका हूं, पंडा वाला रूल इस प्रकार से, है ना, जो अर्नम्बल बेली जो है उनको आगे बढ़ाई थी, है ना। तो ये सब जो है आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु को किस ओर रखा गया है, वेयर इज द नन मेटल प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो नन मेटल है सबसे पहले वो कितना है हमारे आवर्त सारणी में, तो आपको बताना है जी नन मेटल मात्र 20 है ना। जो गैसीय तत्व हैं हमारे आवर्त सारणी में ये कितने हैं, तो आपको बताना है जी 11 हैं। ये छोटे छोटे जानकारी आपको बड़ा नंबर दिलाएगा जी, है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई बताना है कि भाई मेटल कितने हैं, तो आपको बताना भाई मेटल 91 है। अगर आपको कोई पूछे कि जो नो तो नन मेटल होता है और ना ही मेटल होता है, जो बीच वाला होता है, सेमीकंडक्टर कह देते हैं, अर्धचालक कह देते हैं, उपधातु कह देते हैं, तो ये कितने हैं, तो ये बताइएगा 7 है। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो आपका 118 हो जाएगा। 91 और 7 98 और 20 118 हो गया मेरे ख्याल से, है ना, 118 हो जाएगा। ये तो मैं गैसीय तत्व ये बताए कि जो भी पीरियोडिक टेबल में आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जो भी 118 तत्व है, अगर आपसे अंतिम तत्व पूछ दे, तो अभी पूछा था भाई अंतिम तत्व सीजीएल में, तो ओजी है, ओजी का परमाणु क्रमांक 118 भाई ये अंतिम तत्व है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ये प्रथम तत्व है। इन दोनों को भी याद रखेंगे। इस पीरियोडिक टेबल से हम बहुत कुछ सीखेंगे, थोड़ा सा कान खोलिए, है ना। देखिए भैया, ये जो आपका ये जो भी ऐसे खड़े हैं, ये वाली देखो, ये वाली, इसे हम कहते हैं क्या, समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं, ठीक है। और ये जो लेटा हुआ ये है, इनको हम क्या कहते हैं भाई, तो इनको कहते हैं हम आवर्त, ठीक है। तो सबसे पहले आवर्त कितने हैं, 7, और समूह कितने हैं भाई, तो 18। ये दोनों बात ध्यान रखेगी। ये जो आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है जिनकी इमेज ये हम आधुनिक रूप में इस्तेमाल करते हैं आजकल, इनके जो बनाने वाले हैं इनका नाम है मोसले। क्या नाम है, मोसले। और ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है, तो ये बात भी ध्यान रखना, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये परमाणु क्रमांक के अनुसार जो है कार्य करता है। अब आइए इस पीरियोडिक टेबल के अंदर थोड़ा सा झांक लेते हैं। ये देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा ये जो भी पीले पीले हल्का दिख रहा है, ये 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप थोड़ा सा पीला में सजाया गया है, इसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर इसे ही संक्रमणीय धातु कहा जाता है। संक्रमणीय धातु या संक्रमणीय तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसकी मेटेलिटी गुण जो है, मेटेलिक गुण जो है ये ज्यादा होती है यहाँ वाली धातु की, है ना। तो इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन का आधार था कि भाई अधातु को आप किस साइड रखें, यानी नन मेटल को जो है आप किस साइड रखे हैं, तो देखिए नन मेटल वाला ये वाली पोर्शन नन मेटल की है, और यहाँ पे जो ये 7 बचेगा ये क्या है भाई, उपधातु है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए नन मेटल के अंदर भी कैटेगराइज किया गया है कि सबसे लास्ट क्या है भाई, तो सबसे लास्ट है हमारा जो है अक्रिय गैस है। क्या है,
सबसे लास्ट में जो है हमारा अक्रिय गैस है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन है तो अक्रिय गैस, लेकिन आएगा किसमें? नॉन मेटल में आ जाएगा, है ना। जो ग्रुप 17 है, 18 में अक्रिय हो गया, जो 17 है, 17 में क्या है भाई? हेलोजन है तो ये हेलोजन ग्रुप में अलग से नाम, लेकिन आ जाएगा किसमें? नॉन मेटल में आ जाएगा। ग्रुप 16 क्या है भाई? इसे ऑक्सीजन ग्रुप ही कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप कहते हैं और कैल्कन ग्रुप भी कहते हैं, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहां से आपने पीरियोडिक टेबल में 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, अंतिम वाले समूह को हेलोजन, सेकेंड अंतिम वाले को, है ना, अंतिम वाले को माफ कीजिएगा इनर्ट गैस, सेकेंड मतलब 17 को क्या कहते हैं? हेलोजन, और 16 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन तत्व या कैल्कन कहते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे में 2 बंदूक दिख रहा होगा इस प्रकार का, इसे एंथेनाइड और एंथेनाइड श्रेणी और लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड श्रेणी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगर आपसे और भी थोड़ा सा जानकारी लेना है इसमें, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो सबसे ऋणात्मक जो होती है ये फ्लोरीन होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। जो चिकित्सा प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है अक्रिय गैस, इसे रेडॉन कहते हैं। जो लैंप वगैरह में यूज होता है उसे नियॉन कहते हैं। मरकरी में यूज होता है आर्गन कहते हैं, है ना। तो ये सब जो है थोड़ा कुछ बात ध्यान रखना है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए अर्जेंटम ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, तो यहाँ से ये भी इस्तेमाल हो जाएगा। आयोडीन का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो ये सब जो है कुछ आपको ध्यान रख लेना है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता या जीती? यहाँ पर महिला है, डायरेक्ट महिला दे दिया है। कौन महिला है? हु इज द वुमेन टू विन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022? तो ये है आपका जी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी का नाम सुने होंगे, इनके भी बड़ी संघर्ष भरी कहानी है। इनके पिताजी ने ही इन्हें ट्रेंड किया है और आज जो है हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, तो ऐसे आदमी पे फख्र होना चाहिए भाई। तो ये कोनेरू हम्पी है जो विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए रजत पदक जीत करके लाई है, ठीक है। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप तथा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दोनों का जो ईस्वी रहेगा 2022 रहेगा। और ये दोनों खेल कहां पे हुआ है? तो कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ है, ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप अलग चीज है और विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप अलग चीज है। हालांकि दोनों लगातार कराए गए, 26, 27, 28, 29 तारीख को कराए गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दोनों कहां पे हुआ, तो कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ है, जहां पे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए जो महिला है कोनेरू हम्पी, ये जो है रजत जीत करके लाई है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए सविता श्री कांस्य पदक प्राप्त की है। देखिए, एक खिलाड़ी और आ गई आपके चेस में, नया चेहरा सविता श्री, है ना। आपके लिए भाई चेहरा तो पुराना ही है, लेकिन ये जो नया कारनामा कर देते हैं तब नया बन जाते हैं। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और अभी आपने देखा ब्लिट्ज वाला में रजत कौन जीते हैं? कोनेरू हम्पी जीते हैं। दोनों कहां पे हुआ है? कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ है, ठीक है। विश्व रैपिड चैंपियनशिप शतरंज 2022 में पुरुष एकल में विजेता वही बाबा है जो 1 नंबर पे हैं। कौन है? मैग्नस कार्लसन। कहां के भाई? नॉर्वे के हैं, लेकिन इनको पटखनी कौन दे दिया था? आर प्राज्ञनंदा, है ना। और आर प्राज्ञनंदा को जो लेटेस्ट वाला अर्जुन अवार्ड है वो भी दिया गया है। महिला एकल के विजेता कौन बना है विश्व रैपिड वाला में? तो टेन झियोंगी। ये कहां का है? चीन का है। ये नाम से ही पता चल जाता है कि चीन का होगा। इनके अलावा 44वां शतरंज ओलंपियाड जो हुआ था पिछले साल, ये कहां पे हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था, मद्रास में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर एस विजया लक्ष्मी, ये मैंने आपको अभी बता दिया था। चलते हैं आगे। हैडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हैडर शब्द, द टर्म हैडर इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो भाई हैडर जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से जुड़ी हुई कुछ अन्य शब्द जैसे ड्राइव, पेनाल्टी, शूट आउट, पेनाल्टी किक, बम्प एंड रन। देखिए, बम्प एंड रन है, बम्प एंड रन, इस प्रकार से ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। क्लिपिंग भी फुटबॉल से है, कटबैक भी फुटबॉल से है और ड्रिबलिंग भी फुटबॉल से है। देखिए, जो कट है ना, ये कट खाली रहेगा तो क्रिकेट से भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द हैं ये आपके फुटबॉल से संबंधित शब्द हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। इनके अलावा फुटबॉल की 2 इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां जो आपके एग्जाम में आता है, एक तो जुल्स रिमेट आता है और एक मर्डेका कप आता है। ये दोनों ही फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। एक राइडर कप भी हाल फिलहाल में बहुत पूछे गए,
तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक स्वातिलान इस प्रकार का नाम है जो टेबल टेनिस से है, जो मैंने बता दिया था। इस पे करबिलान है, ये भी टेबल टेनिस से है। इसके अलावा एक जो है आपका थॉमस है और उबेर है, तो ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये सब कुछ कपें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एसेज श्रृंखला पहले पूछ लेता था लेकिन अब नहीं पूछता है, सबको पता चल गया है कि एसेज श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत होती है क्रिकेट की, ठीक है, तो अब नहीं पूछता है। इनके अलावा फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की होती है और हॉकी मैच की अवधि जो है ऑफिशियल अब 60 मिनट की होती है, लेकिन 2019 से पहले 70 मिनट की हुआ करता था हॉकी मैच। अगर आपसे कोई पूछे कि रेड कार्ड और येलो कार्ड किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है एम्पायर के द्वारा, तो आपको बताना है जी हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें येलो कार्ड का मतलब जो है चेतावनी है, वार्निंग है, और रेड कार्ड का मतलब है खिलाड़ी को फील्ड से आउट कर देना। इनके अलावा जो फुटबॉल आयोजन करवाने वाली सर्वोच्च संस्था है, इन्हें हम फीफा के नाम से जानते हैं। फीफा की स्थापना 1904 में करा गया था और इनकी हेडक्वार्टर जो है ये ज्यूरिख के अंदर स्थित है। पिछला फीफा पे नजर डालें तो पिछला फीफा 2022 में कतर में हुआ था और 2026 में जो होंगे फीफा ये आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होंगे। फीफा पिछला में जो विजेता रहा था ये अर्जेंटीना रहा था और उप विजेता नहीं हो सकता, इसमें रनर अप हो सकता है, तो रनर अप जो है ये फ्रांस रहे थे, यानी विजेता आपका अर्जेंटीना, हाँ सही बात है, उप विजेता क्यों नहीं हो सकता, उप विजेता फ्रांस या फिर रनर अप कहिए, ठीक है, दोनों बात सेम ही है ना। तो भाई यहाँ पे जो हुआ था कतर वाले में, अगला कहाँ पे होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। इसी बार महिला वाला फीफा कहाँ पे हो रही है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हो रही है ना। जो अभी फीफा अंडर 20 हुआ है ये आपका अर्जेंटीना के अंदर हुआ है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो अंडर 20 वाला फीफा है इस बार का, ये उरुग्वे जीत लिया है 2023 वाला, जो उरुग्वे का पहला ट्रॉफी है अंडर 20 फीफा का। लेकिन अगर आपको याद हो कि ये जो मेन वाला फीफा है जो अभी अर्जेंटीना जीता है 2022 के अंदर, ये वाला फीफा के प्रथम विजेता उरुग्वे ही है प्रथम विजेता, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अंडर 20 कहने का मतलब है दादा कि 20 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी होंगे वही भाग लेंगे। इनके अलावा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अभिलेख न्यायालय होगी, व्हिच आर्टिकल स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो एक रिकॉर्ड कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये आर्टिकल 129 के अंदर कहा गया है। अब ये रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है, रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मान लीजिए एक लड़का है जिन्होंने एक पेन चोरी किया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गई और सुप्रीम कोर्ट साहब पेन चोरी करने के लिए 2 दिन की जो है सजा दिया है ना। तो इसी प्रकार की मामला उत्तर प्रदेश के एक हाई कोर्ट में गया, चाहे कोई भी प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी, वहां पर भी एक लड़के ने एक पेन चोरी किया था है ना, और सेम कोस्ट और सेम इंटेंशन के साथ पेन चोरी किया था जैसे पहले वाले सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था, सेम उसी प्रकार से। तो इनको भी बिना टाइम खर्च किए हुए हाई कोर्ट 2 दिन की सजा दे दी, ये हवाला देते हुए कि ये वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट महोदय ने 2 दिन का सजा दिया था। तो इसे रिकॉर्ड के तौर पे संजो के रखा जाता है, इसे रिकॉर्ड न्यायालय या रिकॉर्ड कोर्ट कहा जाता है। ये देहाती लैंग्वेज है, बाद बाकी अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज जाएंगे तो निष्कर्ष यही निकलेगा, लेकिन पढ़ना बहुत है, ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 24 सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है, ये बात आपको भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्यों में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 215 के तहत जो है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगी, जिस प्रकार से भी मैंने सुप्रीम कोर्ट का बात करा उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी अपने आप में रिकॉर्ड अभिन्यायालय होता है, जो आर्टिकल 215 के थ्रू होता है, ठीक है। और हाई कोर्ट का बात कौन फॉलो करता है, तो हाई कोर्ट से नीचे वाला जो कोर्ट होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सत्र न्यायालय है ना, जो पिक्चर में ज्यादातर सत्र न्यायालय ही आपको दिखाएंगे, खास करके बॉलीवुड में, क्योंकि इजी वे में जो है मिल जाता है ना। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के सभी जजों की नियुक्ति जो है कौन करते हैं भाई, भारत के प्रेसिडेंट ही करते हैं। और जो उच्च न्यायालय होता है, मान लीजिए किसी भी राज्य की उच्च न्यायालय, सिक्किम की उच्च न्यायालय, मान लीजिए 2 मिनट के लिए असम का मान लीजिए, चलिए, तो ये जो उच्च न्यायालय की जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन इसमें परामर्श रिक्वायर्ड है किसके, राज्यपाल के, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा
जो वर्तमान में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हमारा DY चंद्रचूड़ साहब हैं। इनके नाम भी एक रिकॉर्ड है दादा। ये एकमात्र ऐसा CJI हैं जिनके पिताजी भी जो है न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, तो जो है मतलब पहले से ही जो है इनके मतलब परिवार में सभी लॉ से ही जुड़े हुए थे। इनके अलावा क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? सबसे पहले क्लोरोफॉर्म क्या है? खतरनाक गैस होती है। इनकी जो सूत्र है CHCl3 होती है। इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। अगर आप IUPAC की नाम जो जानते हैं, अगर लिखना जानते हैं तो आप इसी में समझ सकते हैं इस बात को कि इनका नाम जो है ट्राइक्लोरोमीथेन भी है ना। जैसे विरंजक चूर्ण का कैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी होता है, उसी प्रकार से इनका भी एक नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना। किसका? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है? तो जब मीथेन और क्लोरीन गैस को अत्यधिक उच्च टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, ये टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होती है, तो आपका क्लोरोफॉर्म गैस की निर्माण होती है। अब इस क्लोरोफॉर्म गैस का इस्तेमाल क्या है? तो निश्चेतक के रूप में है। निश्चेतक मतलब जो बेहोशी करते हैं, जैसे सर्जन वगैरह, जैसे किसी का ऑपरेशन वगैरह करना है तो उसे थोड़ा बेहोश करता है, उसके दर्द का अनुभव ना हो, तो इसे जो है क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, और इनका भी इस्तेमाल जो है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में हो सकती है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। निश्चेतक, यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं इसे शुद्ध कर दूंगा, निश्चेतक होता है। ठीक है। इसके अलावा किस नदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है ना। विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ छत्तीसगढ़? तो भाई ये महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। अगर आपने सुन रखा है तो दक्षिण भारत की गंगा जो है साउथ इंडियन गंगा है, आपको गोदावरी, है ना। साउथ इंडियन गंगा गोदावरी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लू है, इसीलिए हिंदी में लिखो तो ज्यादा बेटर है ना। दक्षिणी गंगा खाली कहेगा ना, है ना, सौदर्न गंगा, दक्षिणी गंगा, तो ये आपका हो जाएगा जी आपका गोदावरी, है ना। दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी, और इसी में दक्षिण, फिर मैंने लिख दिया भारत, है ना, या फिर दक्षिण मैंने की लिख दिया, दक्षिण की गंगा। अगर इस प्रकार से 3 सिलेबी में लिखा है भाई दक्षिण की गंगा, तो आपको कावेरी आंसर देना है। दोनों में जो है अगर आप इसकी अर्थ निकालेंगे इधर वाले का प्रश्नों का, तो सेम ही अर्थ निकलता है। दक्षिणी गंगा तो सेम अर्थ, दक्षिणी की गंगा तो इसमें क्या फर्क है भाई? कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन आंसर में फर्क है। दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी आंसर करना है, और दक्षिण की गंगा कहेगा ना, की लगा रहेगा तब कावेरी आंसर करना है, समझ गए। तो छत्तीसगढ़ की गंगा जो है ये महानदी को कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास से निकलती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो उड़ीसा होते हुए, है ना, बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। महानदी प्रायद्वीपीय भारत की 3rd नंबर की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा है। और तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है। ध्यान रखेंगे, ये तीनों नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इनका मैंने कोड बता रखा है, समगोखका, स्वर्णरेखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा, ये सभी के सभी नदी बंगाल के खाड़ी में जा समाने वाली नदियां हैं। इनके अलावा भारत की सबसे लंबी बांध जो हीराकुंड बांध है, ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा बांध बता दिया था, टिहरी बांध है, जो आपका भागीरथी और भिलांगना के संगम पे उत्तराखंड में है। सबसे ऊंची जो है ज्वारीय बांध मैंने बता दिया है, ये आपका भाखड़ा नांगल है, जो आपका सतलज नदी पर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, और ये बात भी ध्यान रखेंगे। खाली ऊंचाई वाला पूछेगा तो टिहरी, ज्वारीय ऊंचाई पूछेगा तब सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, असम का शोक ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। तो ये सब बात थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महानदी के प्रमुख सहायक नदी में आ जाते हैं तो शिवनाथ नदी है, मांड नदी है, हंसदेव नदी है, जोंक नदी है, तेल नदी है। ये सभी के सभी जो हैं महानदी के प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, तेडंग लहूरमफाट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? इन व्हिच स्टेट द तेडंग लहूरमफाट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड?
तो भाई ये नाम से ही आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिक्किम का होगा, तो ये सिक्किम का है भाई। ये सिक्किम के अंदर ये त्योहार मनाई जाती है। आजकल एग्जामिनर क्या खोजता है कि एक ऐसा त्योहार खोजो, एक ऐसा त्योहार खोजो जो किसी जनजाति के द्वारा पार्टिकुलर रूप से मनाया जाता हो, है ना, और ये रिमोट एरिया का चीज हो, इतने भी प्रसिद्ध नहीं हो कि सभी जानता हो। आजकल एग्जामिनर का ये मोटो है आपसे त्योहार पूछने का, तो हम भी उसी प्रकार की त्योहार रखते हैं, क्योंकि जो आपको लूसेंट में या किसी सिंपल किताब में इजी वे में मिल जाता है वो पढ़ा के क्या फायदा। इसीलिए भाई ये जो है मैं कहता हूँ आपके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि लूसेंट तो सभी के पास है भाई, कौन से 2-5 हजार की थोड़ी है कि नहीं खरीद पाएंगे, सभी के पास है लूसेंट। और जो उसमें इजी वे में मिल जाएगा वो क्वेश्चन आप हमारे इस वीडियो में बहुत ही कम देखेंगे, बहुत ही कम। भाई आधार तो वही है, मैंने यही कहा है और मेरा यही एक फोकस रहता है कि भाई क्वेश्चन जो आए हैं आएंगे वही क्वेश्चन फिर से 100%, लेकिन वो ना आके उनके माता पिता नाना नानी भाई बंधु में से पूछे जा सकते हैं। और इसी पे मैं काम करता हूँ, इसी पे आपको फायदा हो भी जाता है और हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज को मतलब जड़ तक पहुंचिए, आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो ये आजकल जो त्योहार आ रहे हैं इसी प्रकार के आ रहे हैं जैसा मैं समझाना चाह रहा था। तो ये सिक्किम आंसर हो जाएगा इसका। यह सिक्किम में निवास करने वाले लेप्चा समुदाय जो होता है ना, लेप्चा समुदाय होता है, लेप्चा, है ना, तो ये सिक्किम में होते हैं ये समुदाय के लोग। तो इनके द्वारा मनाया जाता है, जो जनरली जुलाई अगस्त में 3 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेप्चा भूटिया, बाईचुंग भूटिया, है ना, सुने होंगे ना, बाईचुंग भूटिया फुटबॉलर हैं, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित और एक भोटिया जनजाति होता है जी। देखिए एक तो भूटिया जनजाति होता है और एक भोटिया जनजाति होता है। तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड में होती है, ठीक है, घुमंतु भोटिया उत्तराखंड में। इसके अलावा सिक्किम के अन्य प्रमुख त्योहार में पैराग्लाइडिंग है, सागा दावा ये काफी बड़ा फेस्टिवल है, लोसांग है ये भी काफी बड़ा फेस्टिवल है सिक्किम का, है ना, ये तिब्बती जो है कैलेंडर के अनुसार सेलिब्रेट किए जाते हैं। भूमचू महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव कहाँ होता है, ये सागा दावा में होता है। एक फूल के नाम पे ही एंथूरियम महोत्सव है, एंथूरियम ये अलग राज्य में होती है। एक फूल के नाम पे ही एक फूलदेई त्योहार है, ये भी अलग राज्य में होती है। हाँ, फूलदेई आपका जो है उत्तराखंड में हो जाती है ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे। लेकिन इन सभी से दूर फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो बथुकम्मा को कहा जाता है। फूलों का त्योहार जो है ये बथुकम्मा को कहा जाता है। और बथुकुम्मा कहाँ का त्योहार है, तो ये आपका तेलंगाना का त्योहार है जो माता गौरी को समर्पित है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है, तो ये सिक्किम के अंदर है। इस चोटी की हाइट कितनी है भाई, 85-86 मीटर, काफी अच्छा याद रखने में, 85-86 मीटर। ये भारत का अपना सबसे ऊंचा चोटी है ना, ये भारत का अपना सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, ये भारत का जो है सबसे ऊंचा चोटी है। अगर भारत और पाकिस्तान के विस्तृत रूप से सबसे ऊंचा चोटी कहेगा तो भाई आपका ये है K2, जिसे हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी अंग में है, तो इसीलिए हमारा ये पूर्णतः नहीं है। हमारा पूर्णतः है कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी है 85-86। अगर आपको कोई K2 का भी हाइट पूछ ले तो आप बता दीजिएगा 86-11 मीटर, है ना। कंचनजंगा का 85-86, माउंट एवरेस्ट का आपका 88-50। तो ये तीन जो है इनके हाइट भी ध्यान जरूर रखें, है ना। इनके अलावा सिक्किम 1975 में भारत का अंग बना था। इनके लिए जो है ये 22वां राज्य बन गए थे और इनके लिए संविधान के अंदर 36वां अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का भूभाग नहीं था। इनके अलावा कोलकाता बंदरगाह में किस देश के लिए पहली बार मालवाहक जहाज MV IIT लाइन को राहत कार्य हेतु भेजा गया? For the first time from Kolkata port to which country the which ship MV IIT line was sent for relief work? तो ये म्यांमार के लिए जो है रिलीफ कामों में लगाया गया, ये म्यांमार भेजा गया। और इस ऑपरेशन का ऑपरेशन करुणा नाम दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। देख लीजिए यहाँ पे भारत ने इस नाम कार्य का नाम ऑपरेशन करुणा दिया है। यूक्रेन में जो फंसे थे भारतीय उनको निकालने के लिए भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय तो ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। सीरिया में जो भूकंप आया था वहां पे जो राहत कार्य पहुंचाए थे हमने तो उनका ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था।
सूडान में सशस्त्र बलों के द्वारा जो राहत कार्य किया गया उनका जो है ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया था। इन चारों ऑपरेशन को अगर आपने याद रख लिया तो आने वाले एग्जाम में आपके 2 नंबर फिक्स हैं, गारंटी। ठीक है, ध्यान रखें, है ना। गंगा तो याद रहेगा भाई, क्योंकि बड़े पैमाने पे लड़ाई हुआ था। और जो भूकंप आया था सीरिया में, वो दोस्त हो गए, हम दोस्त होके गए थे मदद करने, है ना। और जो म्यांमार में गया वो करुणा हो गया, दया आ गया मुझे, है ना। और एक था आपका कावेरी जो सूडान में। ठीक है, तो ये चारों याद रखेंगे। प्रकृत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? तो भैया ये है आपका हेनरी। हेनरी प्रकृत्व का जो है ये आपका एसआई मात्रक है। विद्युत धारा एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। एम्पियर को ए में डिनोट करते हैं और एम्पियर को जो विद्युत धारा को मीटर से मापते हैं। दोनों बात ध्यान रखेंगे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल के सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन भी होता है ना। एसआई मात्रक और सीजीएस पद्धति जो है अलग अलग है भाई, है ना। सीजीएस, है ना। इसके अलावा दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक टेलर वगैरह हैं, ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य कर लेता है। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे। फैराडे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बोल्ट। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जनगणना 2001 से 2011 तक दशकीय वृद्धि कितनी प्रतिशत रही थी? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेकेडिकल ग्रोथ फ्रॉम 2001 टू 2011 सेंसस? तो भाई ये है हमारा 17.64% डेकेडिकल ग्रोथ रहा था। जनगणना 2011 दशकीय वृद्धि 17.64%। जनगणना 2011 में देश की समग्र साक्षरता 74.04। लेकिन मेल और फीमेल का अलग अलग साक्षरता आपको ध्यान रखना है। तो मेल का रहा था 82.14 और फीमेल का रहा था 65.46, है ना, साक्षरता। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1911 से 1921। इसमें निगेटिव जो है जनगणना की वृद्धि काउंट की गई थी। और 2011 में नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की जनगणना जो है -0.6% निगेटिव में चला गया। डेकेडिकल ग्रोथ बढ़ने के जगह पे घटा है। ठीक है, बाद बाकी जनगणना के बारे में सभी फैक्ट मैं आपको दे दिया हूं। सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरल और केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका पुदुचेरी का है। सबसे अधिक जो है आपका लिटरेसी रेट केरल और केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका लक्षद्वीप का है। तो ये दोनों चारों बात जो है जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह का उदाहरण नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द इनर प्लेनेट? देखिए, दो प्लेनेट को हम 8 प्लेनेट को 2 भागों में पहले बांट लेते हैं। जो प्रथम 4 है ये इनर प्लेनेट है। जो अंतिम 4 है इसे हम जोबियन ग्रह कहते हैं या फिर बाहरी ग्रह कहते हैं। या तो जोबियन कहते हैं या तो हम इसे बाह्य या बाहरी ग्रह कहते हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखें। प्रथम 4 जो है ये इंटरनल ग्रह है और प्रथम 4 अंतिम 4 जो हैं ये जोबियन या एक्सटर्नल ग्रह हैं। तो लाइए, है ना, आंतरिक ग्रह बुध और शुक्र और पृथ्वी तथा मंगल को कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को जोबियन या बाहरी ग्रह कहा जाता है। ये मैंने ऐसे ही समझा दिया। इसके अलावा ग्रहों से बहुत चीज आप सीख सकते हैं। पृथ्वी हमारा सूर्य के हिसाब से 5वें नंबर पे तीसरे नंबर पे ग्रह है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। बृहस्पति जो सबसे बड़े ग्रह हैं ये सूर्य से 5वें नंबर पे हैं। सबसे छोटा ग्रह मरकरी है। सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी का बहन मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सभी जो है वीनस है ना। नीला ग्रह पृथ्वी है। लाल ग्रह मंगल है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर चक्कर लगाते हैं दादा? मंगल और बृहस्पति के बीच, है ना। शनि ग्रह के चारों ओर आपने ये छल्ला देख रहा होना है, तो ये छल्ला वलय होता है ना। ये यूरेनस है। यूरेनस को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अपने अक्ष पे ये बहुत ज्यादा झुका हुआ है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखें ग्रहों के रिगार्ड में। इसके अलावा लाल, पीला, काला किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह जो है मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी और पीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र है। अपने अक्ष पे सबसे फास्ट चक्कर अपने अक्ष पे सबसे फास्ट चक्कर जो है जुपिटर लगाते हैं, जुपिटर। और सूर्य का सबसे फास्ट चक्कर जो है बुध लगाते हैं। ठीक है, सूर्य का सबसे फास्ट तो बुध और अपने अक्ष पे सबसे फास्ट तो जुपिटर। इसके अलावा जो आपका अगर आपसे पूछे कि भाई किस ग्रह की कैसी बनावट है, तो शुरू से जो 4 ग्रह हैं, जो आंतरिक ग्रह जिसे हमने नाम दिया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनकी बनावट पृथ्वी के बनावट जैसे हैं, यानी ठोसीय अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। जबकि अन्य 4 ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसकी अधिकांश बनावट जो है गैसीय अवस्था में है। इनके अलावा MS एक्सेल 365 में सेल के कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? व्हिच ऑफ द following shortcut key is used to underline the contents will cell in MS Excel
एक्सेल 365। तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो जो आपका मतलब कंटेंट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे आपका जो है शॉर्टकट की का जो है सूत्र रख लिया हूँ, जो आपको देखना है। ये पीडीएफ आपको जो है कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो जो बच्चे व्हाट्सएप में ऐड हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आरएस 25 रुपया की तरफ मत देखो मेरे भाई। ये 25 रुपया मैं बता तो रहा हूं, अगर ये 2 लाख का फायदा नहीं करके दिया तो आप लोग मुझे बताइएगा। ये 25 रुपया जो है एग्जाम में आपको काफी काम आएगी जी। 25 रुपया ये सिर्फ मैं पैसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए है कि अगर एक बार आपने 25 दिया तो आप अच्छे से वीडियो भी देखोगे और आप जो है पीडीएफ के साथ रिवीजन भी करोगे। तो उससे क्या होगा, इसी बहाने आपकी पढ़ाई हो जाएगी, है ना। नहीं तो मैं तो सब चीज फ्री रखा हूँ जी। नहीं ऐसा होता तो मैं और भी क्लासेस जो होते हैं एनालिसिस वाले उसकी पैसा ले लेता, लेकिन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इन्हीं का लूंगा। और इसी प्रकार की एक सीरीज हमेशा चलती रहेगी जिसमें जो है पेड पीडीएफ रहेगा, ठीक है। तो भैया ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जो है व्हाट्सएप पे बात कीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना। व्हाट्सएप का लिंक दिया गया तो ये देख लीजिएगा वहीं से। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल बाजार व्यवस्था के तहत सभी व्यापारियों को किस निकाय में पंजीकरण कराना आवश्यक होता था ताकि वो अपने सौदा को खरीद व बेच सके, है ना। अंडर द मार्केट सिस्टम ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रेन इज व्हिच बॉडी ऑल ट्रेडर्स वे रिक्वायर्ड टू रजिस्टर सो दैट दे कुड बाय एंड सेल देयर गुड्स। तो भाई उनके जो सेल को बाय मतलब सेल करना है गुड्स को कोई भी व्यापारी के लिए, तो कहाँ पे जाके जो है पंजीयन कराना होता था, रजिस्टर कराना होता था। तो एक सहना ए मंडी में, कहाँ पे, सहना ए मंडी में। ये बात ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवा दिया, 1000 खंबा महल बनवा दिए, अलाई दरवाजा बनवा दिए। तो ये सब ध्यान रखेंगे। एक बुलंद दरवाजा है, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं जो खास करके सीजीएल की तैयारी करते हैं ना, तो अंग्रेजी वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं और ये जीके जीएस जो है थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। तो बुलंद दरवाजा और अलाई दरवाजा दोनों में इनका कंफ्यूजन रहता है। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी और बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन अवधि जो है ये 1296 से 1316 ईस्वी तक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अल्लाह सल्तनत काल में अस्थाई सेना और नगद वेतन देने की जो प्रथा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी को हुलिया लिखने और घोड़ा को दागने का प्रथा चलाया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए सानी कहा करता था, सेकेंड सिकंदर कहा करता था। दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को चुना था। पेड़ पौधों की जैसे दिखने वाले कवक किस कारण से पेड़ पौधे से भिन्न होते हैं? Why are fungi that look like trees different from plants? भैया देखने में तो कवक जो है ये पेड़ पौधे के जैसे ही ऐसे छत्ता जैसे रहता है, खास करके जहाँ पे गांव घर में गोबर रहता है ना वहां पे ज्यादा निकल जाएगा। और इसी प्रकार का एक मशरूम होता है जिनकी सब्जी बनती है, मैंने परसों ही खाया है मशरूम की सब्जी, लेकिन ये छोटे छोटे रहते हैं और ये जहरीले नहीं होते क्योंकि इसमें कुछ जहरीले प्रजाति भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो गोबर के पास है वो भी खाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना। तो भाई ये जो है ये देखने में तो पेड़ पौधे के जैसे लगते हैं, लेकिन ये है क्या? तो ये है आपका थोड़ा सा डिफरेंस बनाता है इनको पेड़ पौधे से, क्योंकि इसमें जो है जनरली फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की घटना सभी कवक में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं होते। पिगमेंट मतलब लवक और वर्णक नहीं होते हैं। लवक क्या, ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो होते हैं ना, है ना, क्लोरोफिल वगैरह, ये इसके अंदर नहीं होते हैं, इसी कारण जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसी प्रकार से जो है ये डिफरेंट है प्लांट के तुलना में, ठीक है। कवक क्या होते हैं? यूकेरियोटिक जीव होते हैं, इनके अंदर जो है यूकेरियोटिक सेल होते हैं। इनके अलावा कवक में पोषण अवशोषण के माध्यम से होती है, अवशोषण के माध्यम से पोषण होती है। हमारे यहाँ भी अवशोषण के माध्यम से ही पोषण होती है भाई, है ना। छोटी आंत में जो हम भोजन वगैरह करते हैं तो जिनका जो भी अवशोषित करने वाला पदार्थ होते हैं जो हम खाते हैं भोजन के रूप में, वो अवशोषण हो जाता है, ठीक है। इनके अलावा कवक में कोशिका भित्ति होती है जो कैटीन की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। सेल वॉल ओनली पादप कोशिका में होती है, तो ये भी पादप के जैसा ही है ना। क्वेश्चन की बात तो समझिए, ये भी तो पादप के जैसा ही है, तो इसमें भी सेल वॉल है, लेकिन पादप से भिन्न बनाने वाला कौन सा चीज है? तो पिगमेंट है, पिगमेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। सेल वॉल भी अलग अलग बने होते हैं जो मैंने आपको बताई है ना। यूकेरियोटिक में कैसे बनेंगे और प्रोकैरियोटिक में कैसे बनेंगे। कवक के अध्ययन को मैकोलॉजी कहते हैं और शैवाल एक अलगी की अध्ययन होती है उसे फैकोलॉजी कहते हैं। कोप 28 की बैठक 2023 में कहाँ होगी? वेयर विल कोप 28 मीट इन 2023? संयुक्त अरब अमीरात में होगी, यूएई में होगी आपका कोप जो है 28 की बैठक। कोप 27 की बैठक कहाँ पे हुआ था? ये आपका कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में हुआ था, मिस्र के अंदर हुआ था। और कोप 1 का बैठक 1995 में कहाँ पे हुआ था? बर्लिन के अंदर हुआ था, है ना। इनके अलावा कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजीव जनार्दन जो सितार के एक प्रमुख वादक हैं किस घराने से हैं? राजीव जनार्दन हुई जो प्रोमिनेंट माने प्रसिद्ध सितार प्लेयर बिलोंग्स
टू व्हिच घराना, तो भाई ये है आपके जो है इमदाद खानी घराना के, ठीक है। पंडित जसराज वगैरह मोतीराज मनीराम मेवाती घराने से संबंधित है। ये काफी जो है वीवीआई पॉइंट रहेगा। पंडित जसराज को जो है पूछ देता है, पंडित जसराज, पंडित त्यागराज, मुक्षुदर, इस प्रकार से जो एक और पंडित है मुक्षुदर स्वामी, उनको भी पूछ देते हैं। तो ये तीनों चारों को जरूर पूछते हैं, और पंडित भीमसेन जोशी को, है ना। पंडित भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, गंगूबाई हंगल, ये सभी के सभी किराना घराना से। और किराना घराना किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से, है ना। इसके अलावा हुसैन खान, दिनकर काकनी, ये आकरा घराने से संबंधित है ना। जबकि भाई पंडित भीमसेन जोशी का जो जन्म है ना वो कर्नाटक में हुआ था, क्वेश्चन आया था भाई, है ना। इनके अलावा समता प्रसाद, राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, गिरजा देवी, लच्छू महाराज, ये सभी के सभी कहाँ से, तो बनारस घराने से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। पंडित जो बिरजू महाराज हैं वो लखनऊ घराने से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन है, अंडर व्हिच मिनिस्ट्री इज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना। देखिए जो बच्चे एमटीएस के इंग्लिश के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो टाइम मिलने पे मैं जरूर सोचूंगा भाई, क्योंकि फिलहाल कल से तो सीएचएसएल की एग्जाम चालू है ना। सोचूंगा जरूर, आपके एग्जाम में भी टाइम है, 10-15 सेट भी कराऊंगा, तो उससे भी काफी मदद होगी भाई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। इसके अलावा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तब बंगाल का गवर्नर कौन था, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1793, तो ये भाई चार्ल्स कार्नवालिस, जिसे हम लॉर्ड कार्नवालिस प्यार से कहते हैं, है ना। इसके अलावा इस प्रणाली को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कार्नावालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिविल सेवा हर बच्चे का ड्रीम, है ना। इनके अलावा लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल का जनक कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि आप क्या मतलब कमीशन की तैयारी करते हैं, तो अभी तक तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ, है ना, सोच रहा हूँ बीपीएससी की तैयारी करूँ। आप लोग बताइएगा कोई तैयारी करते होंगे तो। इनके अलावा लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ को, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो है ये बंगाल को पार्टीशन में मतलब अलग करवाया था, विभाजित करवाया था। और हार्डिंग नाम का एक और अंग्रेज आए जिन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक बर्नाकुलर एक्ट आया था जो लिट्टन के समय आया था, लिट्टन के समय आया था बर्नाकुलर एक्ट, जो है भारत प्रेस पे जो है लगाम लगाने वाला एक्ट था। इसके अलावा विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत हो गया था 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था, बाय व्हाट नेम वाज द रिवर रावी नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो इसे पुरुषनी कहते थे रावी नदी को, है ना। इसके अलावा चिनाव को आस्किनी कहा जाता था, ब्यास को बिपाशा और सतलज को सुतुदरी कहा जाता था। इसके अलावा झेलम को बितस्ता कहा जाता था, क्या, बितस्ता कहा जाता था झेलम नदी को। तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।